तो ये हमारा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स का। इसके अंदर बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ के अंदर जो एनर्जीज़ इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इसके अंदर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बात की गई है कि जैसे ही लाइट जब प्लांट के ऊपर पड़ती है तो इसके अंदर से इस रीजन वाली जो लाइट है यानी ब्लू, डार्क ब्लू और रेडिश टाइप की, ये लाइट जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। और इस रीजन की जो लाइट है येलोइश ग्रीन, इस टाइप की जो लाइट होती है ये प्लांट जो है रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। यही वजह है कि हमें प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इसके अंदर डिटेल में बताया गया है। इसके अंदर ये है कि जैसे सबसे पहले लाइट हमारी प्लांट के ऊपर पड़ती है तो फोटोन की शक्ल में हमारी लाइट उसके ऊपर एब्जॉर्ब होती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम फेज़ 2 कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो एक स्टार्टअप है। असल जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह वो आगे आएंगे। तो इसके अंदर जब जैसी हमारे ये स्टार्टिंग है, इसके अंदर जैसी लाइट हमारी प्लांट के सेल के ऊपर पड़ी तो वो जो है फोटो सिस्टम 2 के अंदर ये पूरा मैकेनिज़्म बना हुआ है। यहाँ से लाइट ट्रैवल करती करती जो हमारा रिएक्शन सेंटर होता है, जो यहाँ पे जो पर्पल कलर के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे जाके एंड होती है। मतलब यहाँ से लाइट जहाँ भी पड़ेगी वहाँ से मूव होते होते रिएक्शन सेंटर तक पहुँच जाती है। फिर इस रिएक्शन सेंटर से हमारे जो लाइट है फोटो सिस्टम 1 के अंदर ट्रैवल करती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे लाइट है ये फोटो सिस्टम 2 में गई, अब यहाँ से फोटो सिस्टम 1 में जाएगी। और इस प्रोसेस को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अभी। हाँ, जैसे ये लाइट है ये फोटो सिस्टम 2 में गई, अब यहाँ पे कुछ बीच में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में से ये लाइट जो है मतलब मूव होती है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से आगे ट्रैवल करती हुई और फिर फोटो सिस्टम 1 के अंदर जाती है। अब यहाँ पे एक एडिशनल प्रोसेस क्या होता है कि नीचे प्लांट की जो सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में बनी हुई है, तो इसके नीचे जो है वो वाटर की फॉर्म के अंदर ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लाइट पड़ती है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं इसमें से, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आगे जो है फर्दर प्रोसेस के लिए जाते हैं। और ऊपर फिर से जो लाइट जो है ट्रैवल करते करती फोटो सिस्टम 1 के अंदर जाती है, और यहाँ पे एक मोटर टाइप प्रोटीन लगा होता है, इसको हम एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन नीचे से बचे थे, जिनके ऑक्सीजन रिमूव हो गए थे, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं, और जो प्लांट के अंदर पुराने से एडीपी पड़े हुए होते हैं जो कि काम करने की कंडीशन में नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं और हाइड्रोजन यहाँ से इस पंप के ज़रिए ऊपर आते हैं और एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये एटीपी आगे फर्दर साइकिल के अंदर काम करता है। इसी तरह NADP जो होता है वो यहाँ पर आते हैं इस फोटो सिस्टम 2 के पास, और यहाँ पे जो हमारी जो एनर्जी मौजूद थी ऊपर जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और ये NADP से NADPH बन जाता है। तो बेसिकली फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 के बाद NADPH और ATP ये 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास जनरेट हुआ है, और ये पूरी जो मेम्ब्रेन है ये थाइलेकोइड ल्यूमेन कहलाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होती है। इस सिस्टम को इस डायग्राम के अंदर क्लियरली दिखाया गया। जैसे फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इन मॉलिक्यूल से होते गई और यहाँ पे NADPH बन गया और ATP बन गया। अब फर्दर जो हमारे पास ATP और NADPH ये 2 मॉलिक्यूल्स बने थे वो हमारी यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर काम आते हैं। जैसे ATP और NADPH ये दोनों इस साइकिल में काम आएंगे। जैसे कि हमने देखा था कि पिछले वाले जो प्रोसेस था वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, मतलब उसके अंदर लाइट इन्वॉल्व थी। केल्विन साइकिल के अंदर लाइट इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पिछले प्रोसेस के अंदर H2O और लाइट ये दोनों इनिशियल प्रोडक्ट थे और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था। इसी तरह केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, CO2 यूज़ होता है और शुगर मॉलिक्यूल इसके एंड प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास बन के आ गया एंड में। केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है RUBP, ये जो है वो इसके अंदर CO2 ऐड होता है। फर्दर पे इसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल बनता है, ये वाला मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह से एट द एंड यहाँ पे एक 3GB शुगर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस साइकिल को हमने इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि हमारे पेपर में इन्वॉल्व नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होता है, 3GP जो है ये मतलब इसमें से एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। ये 2 मॉलिक्यूल बेसिकली चल रहे होते हैं साथ साथ, मतलब ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप है फॉस्फोग्लिसरेट का, ये इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चल रहे होते हैं। फिर ये आगे जाते हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो आगे फर्दर प्रोसेस होकर साइकिल चलती रहती है। एट द एंड हमने बस ये समझना है कि यहाँ पे हमारे शुगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, जो कि शुगर मॉलिक्यूल आगे हमारे ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगा। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सर ग्लाइकोलाइसिस की। हमारे पास
ग्लूकोज मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल के एंड में आ गया था। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो ग्लूकोज है ये यहाँ से लेके और 5 स्टेप तक ये एक साइकिल कहलाती है, प्रीपैरेटरी फेज़, और दूसरा फेज़ कहलाता है हमारा पे ऑफ फेज़। इसके अंदर क्या होता है, एटीपी जो है वो यूज़ होता है और इसमें इस स्टेप के अंदर एटीपी बनता है हमारे पास एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे साइड के ऊपर इसके कुछ प्रोसेस देखें, जैसे फॉस्फोराइलेशन हो गया, आइसोमराइजेशन हो गया और स्प्लिटिंग हो गया। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी जो हमारा यूज़ हो रहा होता है उसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जैसे इस प्रोसेस में एटीपी यूज़ होकर एडीपी बन रहा है, इसको हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट होगा एटीपी को यूज़ करके एडीपी बनाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस प्रोसेस को हमने बोला फॉस्फोराइलेशन, ये वाला। उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज का जो है वो आइसोमर है, तो इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी को यूज़ करके एडीपी बनाएगा और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाएगा। जहाँ पे एटीपी एडीपी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो पहली जो साइकिल थी ये कंप्लीट हो गई। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे फर्दर काम आएंगे। ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एज इट इज़ यहाँ पर आ गया और डीहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो अपना आइसोमर बना के ये भी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बन जाएगा। तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए। एक ये ऑलरेडी यहाँ पे एज इट इज़ आ गया था और इस वाले मॉलिक्यूल ने अपना आइसोमर बना के ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। इस प्रोसेस को भी हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। फिर फर्दर क्या होता है, यहाँ पे NAD होता है, वो NADH बन जाता है और उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है हमारे पास। और फिर इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी हो रही है और डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। उसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा और बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एटीपी फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा एटीपी बन रहा है। फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ये अपना आइसोमर बनाएगा। इस प्रोसेस को हम आइसोमराइजेशन कहेंगे। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट वाटर को रिमूव करके अपने अंदर से फॉस्फोफिनोल पायरावेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। और फाइनली फॉस्फोफिनोल पायरावेट दोबारा से एक और एटीपी बनाएगा और पायरावेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को दोबारा से एटीपी फॉर्मेशन कहेंगे। एक यहाँ पे एटीपी बन रहा है, एक यहाँ पे एटीपी बन रहा है और ये पूरी साइकिल हमारी ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये जितने भी स्टेप्स हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर चल रहे हैं। जैसे यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और फाइनली हमारे पास एक ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले एक ग्लूकोज से हमारे पास बन रहा है पायरावेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास क्या होता है, जो ग्लूकोज बन गया उसके अंदर एटीपी बना और NADH बना। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस होता है और इसके अंदर इसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरावेट, यानी कि इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इस छोटा सा रिएक्शन है इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लिंक रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ग्लाइकोलाइसिस और हमारा जो क्रेब्स साइकिल है इन दोनों को आपस में जोड़ता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो पायरावेट जो हमारे पास बन के आया है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिटाइल CoA के अंदर। एसिटाइल CoA जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर होता क्या है, हमारे जो 2 पायरावेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और 2 NADH यूज़ करके 2 NADH बनाते हैं। उसके बाद एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जो हमारे पास एंड के अंदर 2 पायरावेट मॉलिक्यूल्स आए थे ये अपने अंदर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे CoA एक एंजाइम है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ। अब ये मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल के लिए रेडी हो गया। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, हमारे पास फिर से उसी तरह ग्लाइकोलाइसिस की तरह हमारे पास इसके अंदर स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिंथेसिस है, डिहाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है, इसी तरह ये फर्दर जो है स्टेप्स मौजूद हैं। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है
ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इसको हम साइकिल में देखते हैं। तो हमारे पास ये पूरी क्रेब्स साइकिल मौजूद है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो एसिटाइल कोए जो मॉलिक्यूल जो बना था पीछे इस लिंक रिएक्शन के अंदर, तो ये क्या होता है, एसिटाइल कोए एक ऑलरेडी जो एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसीटेट, इस ये एसिटाइल कोए और ऑक्जेलो एसीटेट ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और बनाते हैं सिट्रेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और एसिटाइल कोए जो है हमारे पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। 4 और 2 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं सिट्रेट के नाम से। फिर इसमें से हमारा वाटर रिलीज़ होता है, तो इसको हम लोग डिहाइड्रेशन कहेंगे, और हमारे पास बन जाता है सिस एसोनिटेट। फिर ये मॉलिक्यूल जो है ये अपने अंदर जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है और बना देता है एक मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट के नाम से। फिर ये आइसोसिट्रेट हमारे पास NADH बनाता है और CO2 रिलीज़ करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट के अंदर। फिर ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है ये दोबारा से NADH रिलीज़ करता है और CO2 रिलीज़ करते हैं। लेकिन साथ में इसमें एक एडिशनल प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर कोए जो एंजाइम मौजूद है वो दोबारा इस मॉलिक्यूल के साथ आके अटैच हो जाता है और यहाँ से फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनाइल कोए के अंदर। और फिर सक्सेनाइल कोए दोबारा से जो है वो जो एंजाइम यहाँ पे अटैच हुआ था वो यहाँ से रिलीज़ हो जाता है और यहाँ पे वाटर यूज़ होता है और यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, GTP जो है वो GDP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो GTP जो मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे एक एडिशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है GTP में, और ये जो GTP मॉलिक्यूल है ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल भी बन गया। फिर ये सक्सेनाइल को कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट के अंदर और फिर उसके बाद फिर ये सक्सिनेट FADH2 बनाता है। फिर ये सक्सिनेट जो है कन्वर्ट हो जाता है FADH2 बना के फ्यूमरेट के अंदर। फिर ये फ्यूमरेट वाटर यूज़ करता है और कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर और फिर ये मेलेट NADH बनाता है और कन्वर्ट हो जाता है दोबारा ऑक्सिलो एसीटेट, जो कि फिर दोबारा एसिटाइल कोए से बाइंड करता है और फिर दोबारा से साइकिल जो है चलती रहती है। अब जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ भी 6 कार्बन थे, इधर भी। अब जब ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है यहाँ पे 5 कार्बन हो गया क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ था, तो एक कार्बन यहाँ से अलग हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ तो इसलिए 4 कार्बन हो गए और फिर एंड तक जो है 4 कार्बन चलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल बना, 3 NADPH मॉलिक्यूल बने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, और एक FADH मॉलिक्यूल बना। अब क्योंकि हमारे पास 2 पायरावेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इसलिए ये साइकिल 2 दफ़ा कंप्लीट चलेगी। तो एट द एंड हमारे पास 3 NADH मॉलिक्यूल थे, तो ये 3 × 2 6 NADH मॉलिक्यूल हमारे पास आए और एक FADH मॉलिक्यूल था, लेकिन साइकिल 2 दफ़ा चलेगी तो इसलिए 2 FADH मॉलिक्यूल आए। एक ही वाला कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हैं। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 दफ़ा साइकिल चलेगी तो ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास यहाँ रिलीज़ होंगे और 2 ATP हमारे पास रिलीज़ होंगे जब 2 दफ़ा साइकिल चलेगी। तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास आएंगी और इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो 9 स्टेप्स हैं जो जिसके अंदर ये डिवाइडेड है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आउटकम्स आए ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है हमारा 4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। अब यहाँ पे क्या होता है, NADH जो हमारे पिछले क्रेब्स साइकिल के अंदर बना था वो यहाँ पे ऐड होता है। इसी तरह FADH2 जो बना था वो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ऐड होता है। NADH कॉम्प्लेक्स 1 में, FADH2 जो है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। और फिर उसके बाद फिर ये दोनों जो है ये मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो यहाँ पे जाती है, यहाँ वाली यहाँ जाती है, यहाँ वाली यहाँ जाती है और एंड में जो है वो ऑक्सीजन के ज़रिए ये अलग हो जाती है। इस डायग्राम को हम क्लियरली नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि जो हमारा NADH था वो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आया और FADH2 इस मॉलिक्यूल के अंदर आया। कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये 3 और ये 4। अब होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स 1 से जो मॉलिक्यूल जा रहा है कॉम्प्लेक्स 2 में और वहाँ से 3 में और फिर 4 में, इसी तरह FADH2 से कॉम्प्लेक्स 2 में, 3 में और 4 में। और तो
अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये मूव करते करते जो ये जो मेम्ब्रेन मौजूद है यहाँ पे, इसके नीचे हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये जो जब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं इधर से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, तो ये हाइड्रोजन को अपने अंदर सक करते हैं और ये मेम्ब्रेन से बाहर फेंक देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को। ये पहला मॉलिक्यूल जो है ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बाहर फेंकता है। दूसरा मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स 2 है ये काम नहीं करता। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके आउटसाइड द मेम्ब्रेन फेंक देता है, और कॉम्प्लेक्स 4 भी यही काम करता है। इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन के बाहर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। जब एक जगह कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दूसरी जगह कंसंट्रेशन खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे एक पंप टाइप चीज़ लगी होती है, जैसे कि F0 चैनल बना हुआ है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत तेज़ी, जब यहाँ बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं बहुत तेज़ी से जो है वो यहाँ पे इस पंप के ज़रिए दोबारा नीचे आते हैं। और जब बहुत तेज़ी से जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो यहाँ पे ADP मॉलिक्यूल्स जो है ये ATP में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब इतनी तेज़ी से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे होते हैं तो ADP जो है ATP में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एंड मॉलिक्यूल होते हैं, और जो एनर्जी यहाँ से मूव होकर जा रही होती है वो ऑक्सीजन के ज़रिए बाइंड होकर और दोबारा अंदर चली जाती है फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जो है बस मेन चीज़ इसके अंदर ये कि जो मॉलिक्यूल्स से आपस में एनर्जी इससे इधर कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में और 3 में 4 में जा रही है, तो ये जाते जाते जो है हाइड्रोजन को ऊपर मूव कर रही है और ये हाइड्रोजन जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं और ADP ATP में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी हमारे पास फाइनली मैकेनिज्म में बन रही है, ATP सिंथेसिस हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस था। ये हमारी मेटाबॉलिज्म वाली स्लाइड है। इसके अंदर क्या है, हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या एनर्जी गेन सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से कोई न्यूट्रिएंट्स हेटेरोट्रॉफ जो है वो ले रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग एनिमल वगैरह होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो इस तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन या उसके नतीजे में कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब इसके अंदर ऑटोट्रॉफ आ गया, हेटेरोट्रॉफ हो गया। हेटेरोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाता है, हेटेरोट्रॉफ जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एनवायरनमेंट से। इसी तरह मेटाबॉलिज्म जो है वो केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, और एंजाइम जो है वो एक सीरीज़ में काम कर रहे होंगे इसके अंदर, और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो ये सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NH2 हो गया। तो इस तरह के जो छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और दूसरी टाइप जो है एनाबॉलिज्म होती है, इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी नीड होती है बड़े मॉलिक्यूल्स बनने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आ गया। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इसमें ये है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है वो बनाई नहीं जा सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये हम सब जानते ही हैं। अच्छा, इसका सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। जो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, ये हमारा सेकंड लॉ कहते हैं। अब एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस होती है या डिसऑर्डर होता है, जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट के अंदर जो डिसऑर्डर होता है या अरेंजमेंट उसको कह लें मॉलिक्यूल्स की किसी भी सिस्टम के अंदर, इसको हम एंट्रोपी कहेंगे, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। अब इसी के बाद हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी जो है ये भी इंक्लूड है। अब किसी भी सिस्टम के अंदर जो बॉन्डिंग होती है या हीट कंटेंट होता है उस सिस्टम के अंदर, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। और एंट्रोपी हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी काम कर सकती है उस एनर्जी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे, जिसे हम डेल्टा G से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो एनर्जी नीड होती है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी सिस्टम के अंदर वर्क करने के लिए रेडी होती है, उस एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। उसके अंदर अब 2 तरह की जो है वो एनर्जीज़ मौजूद होती हैं।
हमारे पास जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे और नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी साइकिल दी हुई है कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारे पास क्या क्या बन सकता है, पायरुवेट बन सकता है, राइबोस 5 फॉस्फेट बन सकता है, ग्लाइकोजन स्टार्च या सक्रोस की फॉर्म के अंदर हमारे पास ग्लूकोज स्टोर हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में बन सकता है। अब इसके बाद हमने एक और छोटी सी साइकिल पढ़नी है जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, ये ग्लाइकोजेनेसिस उसका बिल्कुल उलट है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है, यानी ग्लूकोज बन रहा होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज जो स्टोर फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, ये प्रोसेस कब होता है, जब हमारी बॉडी जो है वो फास्टिंग पोजीशन में होती है, रोजे की हालत में होती है, या फिर जो है वो हैवी एक्सरसाइज कर रही है, तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, तब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो रहा होता है। हमारे ब्रेन को जो है ग्लूकोज के बारे में लिखा है कि हमारे ब्रेन को जो है वो 120 ग्राम ग्लूकोज डेली चाहिए होता है, मतलब इतनी नीड होती है ग्लूकोज की हमारी बॉडी में। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है। जब हमारे पास ग्लूकोज मौजूद ना हो तो हम इसको नॉन कार्बोहाइड्रेट जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हम लोग बनाते हैं इसको, जैसे यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हम ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक छोटी सी साइकिल होती है। अब जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है वो सिंपल बिल्कुल उलट जो है उसको कर लें, पायरुवेट से ग्लूकोज बना रहे हैं तो हम इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि इर्रिवर्सिबल होते हैं। इर्रिवर्सिबल मतलब वो वापसी कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमारी बॉडी ने उसका क्या तोड़ निकाला है, जो हमारा पायरुवेट जो है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये जो रिएक्शन होता है ये इर्रिवर्सिबल होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, पायरुवेट जो है ये एटीपी यूज़ करती है और पायरुवेट का तो कोरी साइकिल के अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, पायरुवेट जो है इसको हम ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एटीपी, और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नामी एंजाइम होता है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग हमारी बॉडी जो है पायरुवेट ऑक्जेलोएसीटेट के अंदर कन्वर्ट करती है। फिर ये ऑक्जेलोएसीटेट जीटीपी को यूज़ करता है और फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम की एंजाइम होता है उसको यूज़ करता है, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये 2 एंजाइम हो गए, इन दोनों एंजाइम को यूज़ करते हुए फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर ये ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होती है वो सीधी सीधी एंड तक चली जाती है। लेकिन जो इसका फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, जो कि हमारा यहाँ पे जैसे मौजूद है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज के अंदर, ये 2 एंड के जो 2 स्टेप्स हैं ये हमारे जो है वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेस को करवाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे 2 एंजाइम्स और मौजूद है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इन दोनों एंजाइम्स को यूज़ करते हुए ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको भी हमारी बॉडी परफॉर्म करवा देती है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को एंजाइम का यूज़ करते हुए ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का सिंपल ग्लूकोजेनेसिस का सिंपल जो है वो साइकिल है, इसको हम कोरी साइकिल कहते हैं। ये एक स्टेप ये हो गया और 2 जो एंजाइम यहाँ यूज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर हमारी जो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि ग्लूकोज बना सकते हैं। इसके अंदर पायरुवेट आ गया, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड आ गया, ग्लिसरॉल आ गया, लैक्टेट आ गया, प्रीपेनेट आ गया। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोजेनेसिस साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं और ग्लूकोज बनाने में मदद करते हैं।